कैसे हो बच्चों। मैं सी अमिताभ मुखर्जी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गाइडेंस हिरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। आपको पता है अभी हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासेस कंडक्ट किया है और अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट कंसेप्ट नहीं सीखोगे, रटोगे चैप्टर को तो कोई फायदा नहीं। कंसेप्ट क्लियर करके पूरे चैप्टर को फिर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा और बोर्ड में कहीं से भी किसी भी कोने से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आप उसका आंसर जरूर कर सकते हो। इसलिए चाहे अकाउंटेंसी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, कंसेप्ट क्लियरेंस इज कंपलसरी। तो हमने अभी तक दो दो क्लासेस लिए हैं और दोनों क्लासेस में मैंने आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है और साथ में सीखा था नॉर्मल रेसिडेंट्स का क्या मतलब होता है। सेकंड क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट दिया था डोमेस्टिक टेरिटरी का, फैक्टर इनकम का, ट्रांसफर इनकम का। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, देखो बहुत ध्यान से देखो। नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से गुड्स किसे कहते हैं ये सीखने वाले हैं। नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से टाइप्स ऑफ गुड्स, कितने तरह का गुड्स होता है ये हम लोग सीखने वाले हैं। फिर सीखने वाले हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। फिर हम लोग सीखने वाले हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, इन दोनों में क्या फर्क होता है। डोमेस्टिक इनकम का एक और नाम भी होता है सर, क्या नाम होता है, इसका नाम है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम का एक और नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है, इन सारे टर्म्स का मतलब क्या है, विद प्रॉपर एग्जांपल्स हम लोग अभी सीखने वाले हैं ताकि चैप्टर का कंसेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करूंगा मैं गुड्स से और फिर सीखेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले आओ पता करते हैं कि गुड्स का क्या मतलब होता है। गुड्स का मतलब होता है एनीथिंग, एनीथिंग दैट satisfies ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स। यानी ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी टेंजिबल चीज, गुड्स मतलब टेंजिबल, सर्विसेज मतलब इनटेंजिबल, इसको याद रखना। टेंजिबल यानी जिसको आप देख सकते हो, जिसको छू सकते हो। इनटेंजिबल यानी जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो गुड्स का मतलब है कोई भी टेंजिबल चीज जो कि ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करे उसे हम गुड्स कहते हैं। कुछ भी हो सकता है ना, एक पैकेट ऑफ बिस्किट हो सकता है, राइस हो सकता है, व्हीट हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, सिम कार्ड हो सकता है, फैन हो सकता है, एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है। कुछ भी जो आपके वांट को सेटिस्फाई करे उसे हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि गुड्स कितने तरह का होता है। तो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत कंसेप्चुअल है। गुड्स को हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं एज फार एज नेशनल इनकम इज कंसर्न्ड। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है बाबू लोग इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है फाइनल गुड्स, दूसरे नंबर पे आता है फाइनल गुड्स। अब सवाल है कि दोनों का मतलब क्या होता है। इसके कंसेप्ट को पहले हम लोग क्लियर करेंगे और फिर जो सीबीएसई का बहुत ही मनपसंद क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस, पहले दोनों का मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं फिर डिफरेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स को फर्दर फर्दर क्या है ना, मैं दो हिस्से में बांट देता हूं। इंटरमीडिएट गुड्स को फिर से मैं दो हिस्से में बांट देता हूं। ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले आता है दोज गुड्स which are purchased as a raw material
for further production, for further production। जैसे एग्जांपल ले ले, मिल्क bought by a tea stall, टी स्टॉल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सुगर केन परचेज्ड बाय अ शुगर फैक्ट्री, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हो सकता है। यानी देखो कितना आसान है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब है इंटरमीडिएट गुड्स का जो पहला पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इसमें उन गुड्स को शामिल करते हैं जो कि रॉ मटेरियल का काम करता है। किस चीज का काम करता है? रॉ मटेरियल का काम करता है, उसे हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे एक चाय वाले के दुकान में दूध आता है, मिल्क आता है, तो किस लिए आता है? उस मिल्क से वो चाय बना के कस्टमर को परोसता है, बेचता है। तो उस मिल्क का इस्तेमाल वो एज अ रॉ मटेरियल कर रहा है। तुम किसी न्यूज़पेपर कंपनी में चले जाओ, वहां पे जो प्लेन पेपर्स आते हैं उस पे प्रिंट किया जाता है। तो जब हम प्लेन पेपर खरीद रहे हैं तो उसको एज अ रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, फिर हम उसमें प्रिंट करके कस्टमर को बेच रहे हैं। यानी वो जो रॉ मटेरियल है उसमें पहले हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं और फिर उसको मैं सेल कर रहा हूं। आप शुगर फैक्ट्री में चले जाओ, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? शुगर केन। तो जब वो शुगर फैक्ट्री शुगर केन खरीदता है तो उसके लिए कौन सा गुड्स होता है? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है? ठीक है। इसके दूसरे नंबर पे आता है दोज गुड्स which are purchased for resale in the same year। ये जो मैंने लिखा इन द सेम ईयर, ये इसके लिए भी एप्लीकेबल होता है, इस पोर्शन ऑफ गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ध्यान से देखो, दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा? इंटरमीडिएट गुड्स में उन गुड्स को भी रखा जाता है जिसे हम खरीदते हैं बेचने के लिए। मान लो एक राशन दुकान है, एक ग्रोसरी शॉप है, वो चावल, दाल, गेहूं, आटा, राइस, व्हीट, ऑयल, टूथपेस्ट, सारा चीज खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? रीसेल करने के लिए खरीद रहा है। तो जब वो इन सारी चीजों को खरीद रहा है तो उस राशन वाले के लिए वो कौन सा गुड्स कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। सपोज एक कार का शोरूम है, लेट अस से मारुति कार का शोरूम है। अब वो मारुति कार परचेस कर रहा है, 100 कार खरीद के लाया। क्यों खरीद के लाया? रीसेल के लिए, बेचने के लिए। तो उस शोरूम वाले के लिए इंटरमीडिएट गुड्स वो कहलाएगा। क्लियर है? लेकिन यहां पे एक शर्त है कि इनको जो वो खरीद रहा है, वो जो मारुति शोरूम वाले मारुति कार्स खरीद रहे हैं, तो उनको बेचने के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन वो बिक जाना चाहिए उसी साल जिस साल खरीद रहे हैं उसी साल वो बिक जाना चाहिए। नहीं बिकेगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा और फिर वो आ जाएगा फाइनल गुड्स में। यहां भी वही हाल है, उस रॉ मटेरियल को आप उसी साल यूज कर लेंगे, नहीं करोगे तो वो स्टॉक बन जाएगा और कहां चला जाएगा? फाइनल गुड्स में। तो इंटरमीडिएट गुड्स का दो पहलू है, दो एस्पेक्ट है। पहला, उन गुड्स को हम इसमें शामिल करते हैं जिसे हम रॉ मटेरियल के लिए खरीदते हैं, उसमें फिर वैल्यू ऐड करते हैं और वैल्यू ऐड करने के बाद जब वो फिनिश्ड गुड्स बनता है बेच देते हैं। तो सिंपल टर्म में रॉ मटेरियल्स आर इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा इसमें क्या है? वो गुड्स शामिल होता है जिसे आप खरीदते हो दोबारा बेचने के लिए। क्लियर हो गया? ये दो पर्सपेक्टिव होता है इंटरमीडिएट गुड्स का। अब आता हूं फाइनल गुड्स में। ध्यान से देखो, फाइनल गुड्स में भी दो एस्पेक्ट्स होता है। फाइनल गुड्स में भी दो एस्पेक्ट्स होता है। पहला गुड्स bought by the households
फॉर फाइनल कंजम्पशन, फॉर फाइनल कंजम्पशन। यानी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखाया, हाउस होल्ड्स, मैंने लिखाया आपको हाउस होल्ड्स। क्लियर है? तो इसमें वो गुड्स आते हैं जो कि हाउस होल्ड्स के द्वारा खरीदा जाता है। हाउस होल्ड्स यानी फैमिलीज, हमारे आपके फैमिलीज, उनके द्वारा खरीदा गया है। क्यों खरीदा गया है? फॉर फाइनल कंजम्पशन, यानी वो गुड्स बिल्कुल तैयार है, मैंने बाजार से खरीदा, उसको कंज्यूम कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो एक हाउस होल्ड है, एक फैमिली है, वो मिल्क खरीद रहा है, वो मिल्क खरीद रहा है, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, वो मिल्क खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए, डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, जब चाय का स्टॉल, जब टी स्टॉल उस मिल्क को खरीद रहा था तो वो था इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन एक फैमिली जब उस मिल्क को खरीदेगा फॉर फाइनल कंजम्पशन, वो कहलाएगा फाइनल गुड्स। दूसरा एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल, मान लो मारुति का शोरूम है, वो मारुति कार्स खरीद रहा है, तो रीसेल के लिए खरीद रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। लेकिन आपके पापा एक मारुति कार खरीद रहे हैं, एक मारुति कार खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? फाइनल कंजम्पशन के लिए, यानी खुद यूज करने के लिए, तो फिर वो कौन सा गुड्स कहलाएगा? फाइनल गुड्स। तो यहां पे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है कि गुड्स सेम है, लेकिन उसका जो एंड यूज है वो हमें बताता है कि कौन सा गुड्स वो होगा, इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स। जैसे मिल्क का एग्जांपल हमने देखा था, एक स्वीट शॉप है, एक मिठाई की दुकान है, वो दूध खरीद रहा है, मिल्क खरीद रहा है मिठाइयां बनाने के लिए, तो वो दूध उसके लिए रॉ मटेरियल होगा, वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन वही दूध जब कोई इंडियन फैमिली खरीदता है फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो वो हो जाता है फाइनल गुड्स। तो चीज वही है, गुड्स वही है, लेकिन उसका एंड यूज बताता है कि आप उसे इंटरमीडिएट गुड्स के कैटेगरी में डालोगे या आप उसे फाइनल गुड्स के कैटेगरी में डालोगे। बात आ गई समझ में? अब आता हूं फाइनल गुड्स के दूसरे पर्सपेक्टिव में, बहुत ध्यान से देखो। इसमें कहता है नंबर 2, गुड्स परचेज्ड by the producers, by the producers for investment, for investment in the business, for investment in the business। ध्यान से देखना, फाइनल गुड्स को खरीदने वाले एक तो हाउस होल्ड्स थे और दूसरे कौन है? प्रोड्यूसर्स है, जो किसी फैक्ट्री का मालिक है। और वो क्यों खरीद रहा है इन गुड्स को? अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल देता हूं, मशीनरीज, मशीनरीज, ठीक है, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, लेट अस से कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स, परचेज्ड, परचेज्ड फॉर यूज इन अ बिजनेस, फॉर यूज इन अ बिजनेस। तो इन सारी चीजों को देखो, मशीन हो चाहे बिल्डिंग हो चाहे कंप्यूटर हो, ये प्रोड्यूसर्स खरीद रहा है अपने बिजनेस के लिए, तो वो कहलाएगा फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स का दो कैटेगरी हो गया, एक हाउस होल्ड्स होता है जो खरीदता है फाइनल कंजम्पशन के लिए, एक प्रोड्यूसर्स होता है उन गुड्स को खरीदता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। और बच्चों इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो गुड्स है जो हाउस होल्ड्स खरीदेंगे, फाइनल गुड्स का ये हिस्सा, इनको हम लोग कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। कौन सा गुड्स बोलेंगे बच्चों? कंजम्पशन गुड्स, इसको बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स। और ये जो गुड्स है, ये जो गुड्स है, इनको बोलेंगे कैपिटल गुड्स। इनको क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। इसको आप दिमाग में अच्छे से रखिएगा, ठीक है? तो ये जो पोर्शन है इसको कहेंगे कैपिटल गुड्स, ये जो पोर्शन है इसको कहेंगे कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स आर परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड्स, कैपिटल गुड्स आर परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया कि गुड्स कितने कैटेगरी के होते हैं एज फार एज नेशनल इनकम इज कंसर्न।
एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का दो पहलू होता है, उसमें आते हैं रॉ मटेरियल और ऐसे गुड्स आते हैं जिसको हम रीसेल के लिए खरीदते हैं। फाइनल गुड्स के भी दो पर्सपेक्टिव है, एक वो गुड्स जो हाउस होल्ड खरीदता है फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेफ्रिजरेटर, ठीक है। उसके बाद ले लो टेलीविजन, फैंस, राइस, पल्सेस, क्लोथ्स, ठीक है। ये सब हमारे हाउस होल्ड खरीदते हैं फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। इन सब को हम लोग कंजम्पशन गुड्स बोलेंगे और जो प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं उनको कैपिटल गुड्स बोलेंगे। और प्रोड्यूसर्स क्यों खरीदते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी आप ध्यान से सुनो। इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट कंसीडर्ड फॉर नेशनल इनकम। लेकिन अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो कंसीडर्ड फॉर नेशनल इनकम। यानी नेशनल इनकम के डेफिनेशन में बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो फर्स्ट क्लास था ना मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको आप जरूर करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें मैंने नेशनल इनकम के डेफिनेशन को बताया था और मैंने कहा था उस डेफिनेशन में ही पूरे चैप्टर का जो है ना कंसेप्ट छुपा हुआ है, तो उसको आप जरूर देख लो। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देख लेना। तो मैं ये कह रहा था कि जो फाइनल गुड्स है उसको हम नेशनल इनकम के लिए हम कंसीडर करते हैं। यानी उस नेशनल इनकम के डेफिनेशन में जो गुड्स टर्म था वो कौन से गुड्स के बारे में कह रहा था? फाइनल गुड्स के बारे में। तो तुम्हारे क्वेश्चन में इंटरमीडिएट गुड्स भी रहेंगे, फाइनल गुड्स भी रहेंगे, लेकिन जब तुम नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो यू हैव टू कंसीडर ओनली द फाइनल गुड्स, बट यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तभी तुम फाइनल गुड्स को, आउट ऑफ सो मेनी गुड्स आप फाइनल गुड्स को चूज कर सकते हो। और मैंने बताया गुड्स एक हो सकता है और उसका रूप अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स एंड यूज। एक फैमिली जब दूध खरीदता है फाइनल कंजम्पशन के लिए, वो फाइनल गुड्स हो जाता है। लेकिन एक टी स्टॉल, एक मिठाई की दुकान जब दूध खरीदता है तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। बात आ गई समझ में? अब हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है। बाबू देखो क्या है डिफरेंस फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ये सीबीएसई का ना बहुत लाडला क्वेश्चन है, ये हमेशा सीबीएसई आपसे पूछता है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले इसका बेसिस देखो, बेसिस में क्या क्या लिखा मैंने? मीनिंग, नेचर, वैल्यू एडिशन, प्रोडक्शन बाउंड्री, एक और हम लोग जोड़ सकते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करेंगे। अभी अभी मैंने सिखा दिया था तो तुम खुद इतने होशियार हो गए हो, आराम से इसको डिफाइन तुम खुद भी कर सकते हो। फाइनल गुड्स का मतलब है गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट। जो कंजम्पशन के लिए खरीदता है वो हाउस होल्ड है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है वो प्रोड्यूसर है। कंजम्पशन के लिए जो खरीदता है उसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। प्रोडक्ट जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम खरीदते हैं, प्रोड्यूसर खरीदता है, उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स, गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है जो अभी अभी सीखे हो, या फिर मारुति शोरूम वाला बात कर रहा है जिसको खरीदा उसने रीसेल करने के लिए। लेकिन एक चीज याद रखना, विद इन द सेम ईयर ये बिक जाना चाहिए, या फिर जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है वो यूज हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो वो स्टॉक कहलाएगा, और स्टॉक हमेशा होता है फाइनल गुड्स। इसको दिमाग में रखना। चलो ठीक है, इसके बाद नेचर की बात करते हैं। नेचर में हम बात करेंगे कि दोनों में से किस गुड्स को हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया। फाइनल गुड्स जो है वो नेशनल इनकम में शामिल होता है एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम में। इसके नेक्स्ट टॉपिक में मैं समझाऊंगा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाना चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स कहता है ना तो वो नेशनल इनकम का पार्ट है ना वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन का मतलब कि आप उसको एज अ रॉ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, फिर उसमें कुछ आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, फिर मार्केट में उसको सेलेबल बना रहे हो। सेलेबल यानी सेल करने योग्य बना रहे हो। तो ऐसा किस गुड्स में होता है? इंटरमीडिएट गुड्स में होता है। फर्दर वैल्यू हैज टू बी एडेड, उसमें और वैल्यू ऐड करना होता है तब वो यूजेबल होता है।
लेकिन फाइनल गुड्स जो हम खरीदते हैं दे आर रेडी फॉर यूज होता है, इसमें फर्दर वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। ये मैंने लिखा, नो फर्दर वैल्यू हैज टू बी एडेड, इसमें फर्दर वैल्यू ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब होता है कि अभी भी वो प्रोडक्शन के जोन में है, प्रोडक्शन जोन में है। प्रोडक्शन जोन के जैसे ही आप बाहर जाते हो तो आप सेलेबल कंडीशन में हो जाते हो। तो फाइनल गुड्स तो सेलेबल कंडीशन में होता है, इसलिए लिखा है मैंने कि वो क्रॉस कर चुका है प्रोडक्शन बाउंड्री को। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स अभी तक नॉट क्रॉस, अभी तक क्रॉस नहीं किया है। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस के अकॉर्डिंग हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। पांचवा पॉइंट भी आप एग्जाम्पल का डाल देना, अभी अभी मैंने सिखाया था क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर मैं कार का एग्जाम्पल लेता हूं कि एक हाउस होल्ड है, उसने एक मारुति कार खरीदा, तो वो कौन सा गुड्स हो जाएगा, फाइनल गुड्स। एक मारुति शोरूम है, उसने कार खरीदा रीसेल के लिए, तो वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। इस तरह से मिल्क का भी आप एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हो। होपफुली क्लियर है। अब तुम लोग बच्चों सीखने वाले हो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस। अब बात करते हैं पहले डोमेस्टिक इनकम का। चलो, क्या होता है डोमेस्टिक इनकम और साथ ही साथ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम तो आप फर्स्ट क्लास से सीख रहे हो, तो आपको आइडिया हो चुका है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इस चीज को समझो। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है इनकम इनकम अर्न्ड within the domestic टेरिटरी, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो अर्निंग्स आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। सर ये अर्निंग कर कौन रहा है, या तो नॉर्मल रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, कोई भी कमाए, लेकिन वो कमाई अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहा है तो उसको डोमेस्टिक इनकम कहोगे। ठीक है, क्या लिखा मैंने, इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय हुम, बाय, या फिर लिखते हैं इसको आइदर बाय। ठीक है, आइदर बाय नॉर्मल रेसिडेंट और बाय नॉन रेसिडेंट। इसको ध्यान देना, ध्यान से सुनो। तो क्या मैंने बोला, डोमेस्टिक इनकम मतलब इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये बात दिमाग में रखो, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वाली कमाई कौन कमा रहा है, या तो नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहा है या फिर कोई नॉन रेसिडेंट कमा रहा है। अब दोनों का डिफरेंस देखना। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब हो जाएगा इनकम अर्न्ड आइदर within the domestic territory or outside the डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो पहला फर्क मिल गया, इसमें था केवल उन्हीं इनकम को लेना है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहा हो, लेकिन यहां पे इनकम अर्न आइदर विद इन, या तो टेरिटरी के अंदर या फिर आउटसाइड, या तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमा रहे हो या बाहर कमा रहे हो। कौन कमा रहा है, बाय होम, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली। होपफुली तुम्हें समझ आ गया। नेशनल इनकम में हम केवल नॉर्मल रेसिडेंट्स के इनकम को लेते हैं, और वो इनकम कहां से कमा रहा है, या तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। और यहां पे या तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहा हो या फिर कोई नॉन रेसिडेंट कमा रहा हो, हमसे मत उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। वो इनकम कहां आना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और ये क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या फिर बाहर, लेकिन कमा कौन रहा है, ओनली नॉर्मल रेसिडेंट। होपफुली इसका कॉन्सेप्ट
क्लियर हो गया। तो आज मैंने आपको 2 कंसेप्ट्स बताया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये दोनों। इसको बार बार रिवाइज करोगे तब जाके इस चैप्टर में ना पकड़ बनेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाबू, जय हिंद, जय भारत।